नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र से राजनीति जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र में वैसे भी विधानसभा की तैयारी है, कुछ ही दिन में चुनाव होने वाले हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सभी पार्टियां जो है अपने अपने काम में तो लग गए हैं, लेकिन किसको कितनी सीट चाहिए उसके लिए भी घमासान शुरू हो गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे महाविकास आघाड़ी के बारे में, जिसमें उद्धव जी तो सबसे नंबर 1 पे है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। तो कांग्रेस बोल रही है हमारी लोकसभा में सीट ज़्यादा आई तो हमको ज़्यादा चाहिए। अब इसमें समाजवादी पार्टी भी आ गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमारा उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा परफॉर्मेंस था कि हम नंबर 1 पर वहाँ पर चुन के आए थे, तो हमको महाराष्ट्र में हमारी संख्या ज़्यादा है हमारे वोटरों की, तो हमको भी यहाँ पर सीट ज़्यादा चाहिए, कम से कम 50 सीट चाहिए, ऐसा अबू आजमी ने कहा है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश जितने जीते हुए सांसद थे उनका शक्ति प्रदर्शन भी मुंबई में किया और उन्होंने दिखाया कि हम जो है किसी से कम नहीं है, हमको कम सीट दे के हमको ये मतलब बच्चा मत बनाना। तो यही सब चीज़ें हैं, हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्य जी से कि क्या लोकसभा की तरह विधानसभा में ही सीट बंटवारे को लोग घमासान देखने को मिल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव है और यहाँ पर राजनीति अखाड़ा जो है कुछ अलग तरीके से चलती है। कौन किसकी तरफ जाएगा वो पता नहीं, कौन क्या बनाएगा पता नहीं, किसकी सरकार बनेगी वो भी पता नहीं। फिलहाल अभी तो सब लोग अपना अपना जगह ढूंढ रहे हैं कि हम कौन सी पार्टी से और कहाँ से सीट लड़ें कि जीत के आऊँ। ऐसे विधायकों का शुरू हो गया है पूरा। सर क्या कहेंगे सर, उद्धव जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अबू आजमी ने शक्ति प्रदर्शन किया और कांग्रेस भी बड़ी लीड लेने के बाद जो है पूरी तरह से फॉर्म में है, और कुल मिला जुला के देखा है तो महायुति की तरफ से कोई खबर ही नहीं आ रही है, यानी कि बीजेपी एकदम शांत बैठी हुई है। क्या आखिर इसके पीछे आज इन्होंने कुछ 6 प्रवक्ता किए हैं कि रोज जो है टीवी में आओ, रोज जो है रोज सुबह 9 बजे और 4 बजे आ जाओ। यानी यहाँ मगर प्रॉब्लम ये हो गया कि उन्होंने टाइम गलत चुना। अच्छा, उन्होंने बोला है कि सुबह 9 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अभी क्या है ना, संजय को मौका मिलेगा उनको उत्तर देने का, क्योंकि 10 बजे संजय की होती है, इनको चाहिए था 11 बजे रखने का। वो जो बोले संजय जो बोलेगा उसका ये कैसे करेंगे? 4 बजे शाम को है, दिन करेंगे। नहीं शाम को 4 बजे उसमें अशोक चौहान वगैरह जो बोलने वाले नहीं है ज्यादा। इसमें आशीष शेलार है सुबह, पंकजा मुंडे है सुबह, राव साहब दानवे है, दानवे नहीं बोलेंगे मगर ये 2 बोल सकते थे। वो संजय के बाद का टाइम लेना चाहिए था। उनको लगा कि संजय के पहले हम बोलेंगे तो हम मुद्दे उठाएंगे, उसको फायदा मिलेगा संजय को। संजय को फायदा मिलेगा। इन्होंने जो मुद्दे उठाए उसकी बाट लगा के दिखाएगा क्योंकि वो पहुंचा हुआ आदमी है। और पंकजा ऐसी कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रवक्ता करके ठीक नहीं है, वो नेता करके भाषण अच्छा करते हैं। भाषण संभाषण में फर्क है, जैसे नेता और प्रवक्ता में फर्क है। प्रवक्ता आशीष शेलार ठीक है, पर अभी वो ऐसी ऊंचाई पे है ना, वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री वगैरह होने के ख्वाब देखता है, तो वो प्रवक्ता बने ये नहीं लगता है। राव साहब दानवे भी अभी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो प्रवक्ता बने ये नहीं देखिए। पंकजा तो ठीक है। कौन है प्रवक्ता लाइक बीजेपी में? बहुत सारे अभी जो है उनको कहाँ चांस देते हैं, वो जो है उनके। मुझे तो कल नेने साहब ने बताया कि 100 प्रवक्ता है उनके पास बीजेपी के, उनको चांस ही नहीं देते हैं। माधव भंडारी से लेके बहुत सारे लोग हैं, उनको देना चाहिए था। ठीक है चलो अभी दे दिया, टाइम गलत निकाला है उन्होंने। और ये भी सर हुआ ना, इसका श्रेय मैं दयानंद नेने को दूंगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले उन्होंने जबरदस्त हमला चलाया था और बोले थे कि ये क्या चीज़ है, प्रवक्ता ही नहीं है तुम्हारे पास कोई, करके आज 6 प्रवक्ता आ गए। अब 6 आए हैं, बाद में और 6 आएंगे, बाद में और 6 आएंगे। नहीं, बाद में आएंगे नहीं आएंगे, वो फिर वो भी चीप हो जाएगा रोज अगर ये अपॉइंट करने लगे। और इसमें ऐसा है कि अशोक बम्बई में कहाँ रहता है, वो ज़्यादा करके नांदेड़ में है, उसको नांदेड़ में ही काम है, उसकी लड़की को खड़ा करना है ना उसको अभी इस बार, तो उसके लिए तो मुश्किल है, तो उसको नांदेड़ में ये रहेगा। दानवे जालना और औरंगाबाद में ज़्यादा काम, वो अपने मतदार संघ में काम करेंगे या बम्बई में ये करेंगे। पंकजा को भी बीड जिले में जाके काम करना है, तो शायद हो सकता है आशीष शेलार ही रोज बोलेगा इधर मुंबई में। नहीं हो सकता पंकजा जी यहाँ शिफ्ट हो जाए और रोज शुरू हो जाए, फिर वहाँ पे पराभूत हो जाएगी ना वो। तो ऑलरेडी विधान परिषद में तो है ना, उसकी बहन को खड़ा करना है ना भाई, प्रीतम मुंडे को। तो अपना देखेगी ना सर, वो तो लोकसभा में जीत के आई थी 2 बार, विधानसभा संभाली लेगी वो जीत के आना क्या, वो जीत के आना था क्या? तो भाई उसकी बहन उसी समय विधानसभा में गिर गई, लोकसभा में तो वो मोदी चुन के आए, वो थोड़ी चुन के आए जी। वो चलो जाने दो अभी। हाँ आप बोल रहे पार्टियां मांग रही है, तो मुझे लगता है सर समाजवादी पार्टी को 50 सीट देना चाहिए महाराष्ट्र में। मुसलमान जो है वो अभी एक साथ कांग्रेस के साथ है बिल्कुल, तो कांग्रेस और समाजवादी भी मिलकर लड़ेंगे महाराष्ट्र में, और उद्धव को बाजू में रखेंगे, शरद पवार को बाजू में रखेंगे, तो भी महाराष्ट्र में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सत्ता आ सकती है।
अबू आजमी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अरे बाप, इतना बड़ा विधान कर दिया आपने। हाँ मतलब अभी आपको मुसलमान ही मुख्यमंत्री करना है तो अबू आजमी से बेहतर कौन है? या आप कांग्रेस में आप विधान कर रहे हैं कि टोंट मार रहे हैं? समझ लीजिए, दोनों बातें हैं। नहीं सर देखो, इसमें अगर समाजवादी पार्टी अगर अकेले चुनाव खड़ी तो बीजेपी के लिए एक तरह से प्लस पॉइंट होगा कि एक नया एमआईएम जो है महाराष्ट्र में आ गया। यानी एमआईएम की भूमिका में समाजवादी पार्टी काम करेगी, ये तय है। जितनी मुस्लिम वोटर काटेगी और इसका फायदा जो है बीजेपी और शिवसेना को होगा। मानते हैं ना इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, मगर समाजवादी पार्टी कभी अलग से नहीं लड़ेगी, वो कांग्रेस के साथ। नहीं सर, पूरी तैयारी में है। अच्छा, अगर हमको इतना सीट नहीं मिला तो हम तो अकेले खड़े रहेंगे। बोलने के लिए से सब बोलते हैं ना, मन से भी बोलती है, तो मन से तो तैयारी में लग गई है, पन से तो। हाँ तो 250 खड़ा करेंगे क्या सर? 250 उम्मीदवार है क्या उनके पास? 250 उम्मीदवार है सर। बीजेपी जब 2014 में अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आई, शिवसेना और बीजेपी अलग अलग होके, तो बीजेपी पास भी कहाँ उम्मीदवार थे? कितने नगर सेवक को उन्होंने विधानसभा का टिकट दे दिया ऐसे ही, चलो तुम खड़े जाओ, चलो तुम खड़े। थाना में संजय पांडे भले कुछ ही वोट से हार गए, लेकिन वो अभी अपने एरिया से जहाँ नगर सेवक थे, नहीं तो वो भी आज विधायक होते, वहां पर प्रताप सरनाईक चुन के आए। तो ठीक है, ऐसा आप मत बोलिए सर। हम तो कह रहे थे कि लोकसभा के पहले कि न तो शरद पवार के पास कोई कैंडिडेट है, न तो उद्धव ठाकरे के पास कोई कैंडिडेट है। ये बात है। लेकिन कैसा और किसको टिकट दिया और कौन चुन के आया? शिंदे साहब के भी जो उम्मीदवार चुन के आए उसमें एक ही दो ऐसे है कि जिनका नाम था। हाँ, बाकी तो सब कहाँ से आए पैदा में मालूम ही नहीं पड़ा। अभी पवार साहब के रविंद्र वाइकर चुन के आया ना, 10 में से 8 सीट चुन के आए। हाँ तो ये बराबर है, वो पार्टी का माहौल जैसा बनेगा। जब हम कहते थे कि कपिल पाटिल हार जाएंगे और वो बाड़े मात्रे बालिया मामा जो है वो चुन के आएंगे, तो लोगों को फनी लगता था कि कपिल पाटिल सामने बालिया मामा चुन के आएंगे। आगे ना। सही है, सही है, तो आप बोलते हैं वो सही है। समाजवादी पार्टी अलग से नहीं लड़ेगी, वो कांग्रेस के साथ। मगर उत्तर प्रदेश में भी तो कांग्रेस और वो साथ में है ना, फिर यहाँ पे साथ में आना उनके लिए मुश्किल। सर हर स्टेट में अब देखना आपको महाआघाड़ी का ऐसे ही रहेगा, यहाँ साथ में है, यहाँ साथ में नहीं है, यहाँ साथ में, नहीं साथ में। अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रहेगी साथ में, मेरे को लगता है रहेंगी साथ में। तब ये कहाँ जाएंगे एनसीपी और उद्धव जी? उनको भी एडजस्ट 288 सीटें है ना सर, 50 इनको दे दी तो भी 233 रहते हैं ना, 233 रहती है ना, फिर 100 और उद्धव जी को ही 100 चाहिए ना सर, दे देंगे ना, फिर हो गई और 100 गई। कांग्रेस बोलेगी मेरे को 100 चाहिए, दे दो उनको 100। 9 लोकसभा को उनको 100 मिल रहा था, आपको 150 चाहिए। नहीं वो भी 100 मान लेंगे, ये 100 और बाकी जो 33 है वो राष्ट्रवादी वाले लेंगे, 50 इनको दे देंगे। पवार साहब तो पहले ही बोल रहे हैं हमको ज्यादा सीट चाहिए। हाँ तो अभी है तुम्हारे 40 थे, उसमें से गए हैं, अभी 9 ही बाकी है। अब गए वाला छोड़ दो सर, उनके पास 8 लोकसभा के, चलो उनको 40 दे देते, इनको 50 के बदले थोड़ा एडजस्ट 90 करेंगे ना 100 के बदले, तो भी हर जगह 10 सीट हो जाती है सर। अभी महाआघाड़ी कुछ भी करके साथ में रहेगी, जाएगी नहीं, एक दूसरे से टूटेंगे नहीं, वो फांडेंगे, झगड़ेंगे, करेंगे, लफड़े करेंगे, और आखिर में महाआघाड़ी करके खड़ी होगी और 288 जगह पे वो खड़े हो जाएंगे। और महायुति कहाँ देख रहे हैं सर? महायुति में तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो लगा है अजीत दादा के ऊपर कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अजीत दादा को भी अभी फंस गए, वो फंस गए सर, अभी कहाँ जाएंगे? अब देखिए शरद पवार भी, बीजेपी के लोग चाहते हैं कि चले जाएं, लोग ही जा रहे हैं, बीजेपी के लोग चाहते हैं चले जाएं, मगर नहीं जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि नया है तो अच्छा है, क्योंकि हमारा नया टीम अच्छा काम कर रही है। हाँ, और नया टीम अच्छा काम कर रही है, और लोगों को, नए लोगों को मौका मिलेगा ना जी, तो लोग भी चाहते हैं भाई ये आमदार बहुत दिन हो गए, जाने दो इसको, अभी नया आने दो, ऐसा होता है ना। तो अजीत दादा को ही प्रॉब्लम है, और वो नहीं जा सकते अभी, वो तो दिल्ली जाके शरणागति पत्र कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई हमको साथ में रखो। और उनका फिर ये जो मामला है ईडी वो भी वापस आ सकता है उनके खिलाफ, दबाने के लिए उनको, कि भाई जितने देते हैं उतने सीट ले लो, तो तुम्हारा मामला अभी तक पेंडिंग है, ऐसा हो सकता है। मगर इतनी ज़रूरत नहीं है, वो शरणागति लिए हुए है अभी, तो उसके युति में भी ज़्यादा लफड़ा नहीं होगा। शिंदे साहब को 100 चाहिए, उनको 100 दे दिए, 100 चाहिए इनको दे दिए, 88 बचे, उसमें से 50 सीट अजीत दादा को दे दिए, 33 बचे हैं,
छोटी पार्टियों को वगैरह दे देंगे। बीजेपी 100 तो अलग ही है। बीजेपी 100 में मान जाएगी सर? वे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, क्या 150 मांगेंगे सर? 105 तो उनके विधायक ऑलरेडी हैं, तो 105 दे दो उनको, उसके अलावा बचे चाहिए ना सर उनको। हाँ फिर बाकी इनको भी देना है ना तुमको। जब तुम लड़े तब शिवसेना और तुम लड़े थे करके 105 है ना, दोनों के मिलके 170 थे सर, नहीं क्या? हाँ, तो उसमें वो हिसाब लगाएंगे शिवसेना वजह से तुम्हारे कितने आए, बीजेपी के बहुत सारे आए, बीजेपी की वजह से भी शिवसेना के आए, वैसा उतना उल्टा भी है। ठीक है, वो करेंगे सर, 5 सीट के लिए नहीं लफड़ा करेंगे। शिंदे साहब भी बोलेंगे चलो ठीक है 100 के बदले 90 लेता हूँ मैं, 10 सीट तुम ज़्यादा ले लो, चलो। शिंदे साहब उदार है वैसे, वो ये लफड़ा नहीं करेंगे ज़्यादा। वो उनके पास उम्मीदवार पहले होने चाहिए ना इतने, उनकी पार्टी के पास उतने उम्मीदवार भी होने चाहिए। खाली टिकट मांगने वाला क्या, मेरे नीचे पान वाला है वो भी बोलता है मैं नगर सेवक बनने वाला हूँ इस बार। मैंने बोला कैसे, मैंने बोला, वो बोला टिकट मांगूंगा। मैं बोला किससे? वो बोला जिस पार्टी का जोर रहेगा उससे टिकट मांगूंगा। मैं बोला चुन के कैसा आएगा? वो बोला ये राखी है और वहाँ पे मेरे जात के ज़्यादा लोग हैं, वो आएगा। सर हमारे यहाँ ये करनारी सफाई कामगार थी हमारी बिल्डिंग की, और बेचारी थी, गरीब थी, सीधी थी, सादी एकदम ये थी, और हम हमेशा सोचते थे कि ये बेचारी का क्या जीना क्या है। एक दिन पता चला कि उसको शिवसेना ने उम्मीदवारी दे दी। मैं बोला तुमको कैसे दे दी? तो बोली साहब ऐसा हो गया कि ये वार्ड में मेरी जाति का कोई है नहीं और ये रिजर्व हो गया, तो उन्होंने ढूंढ के मेरे घर आके बोला कि तुम खड़ी रहो। मैं बोली देखो मेरे पास 100 रुपया भी नहीं है जी, मैं कैसी खड़ी रहूंगी? वो बोले सब खर्चा हम करते हैं। सर वो नगर सेविका चुन के आई, मेरे ख्याल से 5 साल रही भी, और 5 साल के बाद उसने बंगला, गाड़ी और कम से कम 10 किलो के दागीने ये सब कमाया भी, और हमारे बिल्डिंग में से सबसे अमीर वो हो गई। जो यहाँ पे बेचारी सफाई कामगार करके काम करती थी वो सबसे अमीर हो गई। वार्ड अध्यक्ष भी बनी, वार्ड अध्यक्ष भी बने। आप जानते हैं उनको? अच्छा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका, मगर ठीक है ना सर, एक गरीब औरत का भला हो गया। चलो, तो हमारा पान वाला भी अगला नगर से हो गया यहाँ का, और वो रिजर्व में आएगा। ये 4 में से रिजर्व होगा ही। शिंदे साहब भी तो रिक्शा चलाते थे ना पहले से। हाँ, आज मुख्यमंत्री। हाँ, तो किसकी नसीब कहाँ बच जाए सर। थाना में ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक रिक्शा वाले, और नगर सेविका पहले जो थी, अभी की नहीं, अभी तो सबकी वाइफ ही है ज्यादा करके, बेटी बहन वाइफ ऐसे ही है। मगर पहले मुझे मालूम है कि खोपट में मच्छी बेचने वाली थी रास्ते पे, ऐसा ऐसा करके वो करके वगैरह, वो भी नगर सेवक बनी थी अशोक रावल के साथ। अशोक को बोला अरे इसको टिकट कैसे दिया? बोला वो कम्युनिटी में हमारे पास कोई उम्मीदवार नहीं था, तो वो ताई के पास से मैं मच्छी लेता था, तो उसको ताई को बोला ताई रिजर्वेशन का फायदा होता है, रिजर्वेशन का फायदा ये, रिजर्वेशन का फायदा होता है। ये गरीब से गरीब आदमी जा सकता है। वो बोला मैं मच्छी वाली को पूछा तू खड़ी रहेगी क्या? बोली दादा काय मजाक करते? तो बोले नहीं हमारा हमको ये जात का कोई मिल नहीं रहा है, खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई, चुन के आ गई, और अच्छा हो गया, भला हो गया सर। ये रिजर्वेशन से भला बहुत लोगों का हुआ। ये तो इनको कौन सा जिंदगी में जहाँ रहते थे वही रहते थे। सुधा चौहान भी स्टैंडिंग का 3 बार चेयरमैन बना, वो भी रिक्शा वाला था। बहुत सारे रिक्शा वाले थाना में, प्रताप सरनाईक वो वड़ा पाव बेचता था। रिक्शा भी तो आज भी रिक्शा उनका है। हाँ, वो रिक्शा जो चलाते तो आज रिक्शा है, वो रिक्शे से फॉर्म भरने जाते हैं आज भी। हाँ, टिकट मिलता है। नहीं सर, बहुत सारे लोगों का आरक्षण की वजह से उद्धार हुआ है। ये सर ज्यादा मुझे महायुति और महाआघाड़ी कितना भी बात अभी करेंगे ना, तो एडजस्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब पार्टियां आपस में करेगी और लड़ेंगे। अभी तब तक क्या माहौल बनता है क्या नहीं होता है वो भी देखना पड़ेगा। अभी देश में जो अलग अलग संकट आ रहे हैं, उसमें कश्मीर में अब जो रोज के रोज हल्ले हो रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि भारत कोई बड़ा हमला कर दे। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो वो हो गया तो सर देश का वातावरण बदल ही हो जाए, उसका विधानसभा में भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा 2014 में मोदी जी ने जैसे स्ट्रांगली जब बहुमत लिए, उसका फायदा तो महाराष्ट्र में हुआ नहीं सर। 3 बार सत्ता में एनसीपी कांग्रेस थी, अब बुरी तरह से हार गई, मानते भी नहीं। और वही इम्पैक्ट जो है 2019 में मिला। आज देखिए सर, केंद्र में अगर थोड़ा सा डमाडोल होता है कोई पार्टी, तो उसका स्टेट में फर्क पड़ता ही है। आज केंद्र में थोड़ा डमाडोल हुई है करके महाराष्ट्र में ये हाल देखने को मिल रही है कि कौन जीतेगा कौन है पता नहीं। महायुति तो चर्चा भी नहीं होती। अब तो लोग बोलते हैं महायुति आएगी ही नहीं। हाँ, ऐसा ही बोलते हैं, यानी उनके ही लोग बोल रहे हैं सर। मैं महाआघाड़ी के बारे में मतलब के लोगों के मुझ से नहीं सुन रहा हूँ, महायुति के अंदर के लोग ही बोल रहे हैं कि आता अम्मी गेलो। बीजेपी वाले ज्यादा, हाँ बीजेपी वाले ज्यादा बोल रहे हैं। और उनके पुराने कार्यकर्ता इतने खुश हैं कि बड़ा जला है, मनमानी किए नहीं है, ऐसा ही सोचते हैं। मनमानी किए थे ना, भोगते
सही है। ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं हमको। देखते हैं क्या होता है। यस यस, है बहुत दिन है, हमको बोलने के लिए भी मौके बिल्कुल। मिलने वाले हैं। धन्यवाद। ठीक है सर, तो आपकी प्रतिक्रिया दीजिए इस हमारी चर्चा पर और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब इसमें कम हो रहा है। हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, हमारा मेंबर बने, क्योंकि हम ऐसी घटनाओं जो राजनीतिक खबरें हैं उसके अंदर की बातें जो है आप तक हम ही लोग पहुँचाते हैं। और हम चाहते हैं कि आप तो डायरेक्ट जो है हमारा चैनल आपको मोबाइल पर डिस्प्ले मिले, तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, एक मैसेज है। एक हमारे व्यूवर्स हैं जापान से, जो थाना में रहते थे वो जापान में शिफ्ट हो गए थे। उनको कैंसर की बीमारी थी और उन्होंने वहाँ से वीडियो भेजा है। उनको डॉक्टर ने मतलब कि कुछ दिन का ही मेहमान बताया, यानी कि उन्होंने बोला कि आपका समय समाप्त हो गया है, आप कुछ दिन ही रह सकते हैं। तो उन्होंने एक भावुक वीडियो भेजा है हमारे चैनल के लिए। दिखाइए आप। हम वीडियो प्ले करना चाहते हैं कि वो मुद्दा भारत का एवरी डे हम दो वीडियो भेजे, 3 वीडियो भेजे, वो सब देखते थे और उनको ऐसा लगता था कि मैं जापान में नहीं, मैं थाना में हूँ और महाराष्ट्र में हूँ और यहाँ की राजनीतिक खबरें पूरी तरह से देखते थे। अब उनको बहुत भावुकली बोले हैं कि अब ये वीडियो देखने के लिए मैं नहीं रहूँगा, और लोगों से आह्वान भी किए हैं कि आप लोग ये वीडियो मुद्दा भारत का देखते रहिए। तो हम वीडियो प्ले करना चाहते हैं। अब करें। मेरे प्रिय भारतीय बंधु और भगिना माताओं, मेरा नाम उदय है और क्या कहूँ मैं आपसे। मुझे कैंसर हुआ था, 1 साल से मैं हॉस्पिटल में हूँ और कल डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि आने वाले 1 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता आप जी सकते हो। लेकिन जैसे भी है, जाना तो सभी को है, उसके लिए कोई दुख की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस 1 साल में मुझे श्यामगिरी साहब, अनिल थत्ते साहब, इनका जो चैनल चलता है मुद्दा आपका, इस चैनल ने मुझे ऐसा फील महसूस करके दिया कि मैं इंडिया में ही हूँ। और जो बॉम्बे में इलेक्शन हो रहे हैं, विधानसभा के हुए, लोग अभी विधानसभा के हो रहे, लोकसभा के हो रहे, लेकिन इन दोनों ने जो सरेआम मतलब सबकी पोल खोल दी है। इतना जिगर ना जी टीवी के पास है, ना आज तक के पास है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है कि इनके चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अनिल थत्ते तो मैं तो उनको जानता हूँ, लेकिन वो मुझे जानते नहीं है। मैं उनको 25 साल पहले ठाणे में, श्रीनगर में मनोज शिंदे के यहाँ मिला था। अभी वो बड़े आदमी हो तो भूल जाते दिन में कितने आदमी को मिलते। बस आपसे एक ही दुआ है कि आप गगनभेदी है मुद्दा आपका, यानी मुद्दा भारत का, इस यूट्यूब चैनल को जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना करो। क्योंकि जिनके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, एक ही बात नेशनल टीवी पे दिन में 10-50 बार चलाते हैं। इनका ऐसा तो नहीं है, भले इनके पास मिलीनियर सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन एक दिन ये ज़रूर आएंगे। तो आप सब हिंदुस्तानी भाइयों को इस जापान से उदय का सायोनारा, और आप सब अच्छी हेल्थ में रहे, भारत को आगे बढ़ाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।